गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो सोकर उठे हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। फिर सेविंग ज्यादा बड़ी हो गई आपकी, कटवा लो इसे। कटवाएंगे बेटा, आज जाएंगे कटवाएंगे ना इसे। ठीक है। हाँ, तो हमारा टॉपिक कहाँ तक हो गया था बेटा? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और फैक्टर अफेक्टिंग की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। आज जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है लॉ ऑफ सप्लाई। किसकी सप्लाई? बेटा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने, आज क्या चर्चा करेंगे? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता था, जल्दी से बता दो बेटा। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता था? लॉ ऑफ डिमांड की जब मीनिंग पढ़ी थी तो कौन सा रिलेशनशिप होता था? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले लॉ सप्लाई की। लॉ ऑफ डिमांड जिन बच्चों ने पढ़ा था वहां प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता था? जी बच्चों बताइए बेटा जल्दी से। राजा बेटा बोलो, बोलो ना। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता था? आवाज आ रहे हैं आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? समर का जवाब आया सबसे पहले, सर इनवर्स। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक, वेरी गुड। तो यहां पर लॉ सप्लाई में देखिएगा, इट स्टेट दैट there is direct relationship between on price and quantity supplied. लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यानी जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब सप्लाई बढ़ेगी और जब जब प्राइस घटेगा तब तब सप्लाई घटेगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। यहां पर कौन सा होगा बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। किसी को यहां तक दिक्कत बेटा? किसी भी बच्चे को यहां तक मीनिंग में कोई दिक्कत? बिल्कुल डिमांड से मिलता जुलता है, बस डिमांड में इनवर्स होता था, यहां डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद हमें बात करनी है इसके शेड्यूल। शेड्यूल देखिएगा, मैंने प्राइस ले लिया, यहां पर मैंने क्वांटिटी ले ली, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस मान के चल लेते बेटा 10, 12, 15। तो बताओ बेटा कितना ले लूं मैं? 100, 120, 150। ठीक, 100, 120 एंड 150 ये ले लिया बेटा मैंने शेड्यूल। तब बताइए बेटा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस डिमांड क्या, सॉरी सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे जैसे प्राइस में बोलो, देखो प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई घट जाएगी, प्राइस अगर बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी। अब इसी के बेस पर इसका क्या बनाना है बेटा? इसी के बेस पर इसका क्या बनाना है? हमें कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कर्व बनाना है। कर्व देखिएगा बेटा, नीचे मैंने क्वांटिटी ले ली यूनिट्स में, यहां मैंने प्राइस ले लिया रुपीज में, ये सप्लाई हो गया।
प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद पढ़नी बेटा इसकी अजम्पशन। assumption beta, same to same demand, all other things remain constant, all other things, the other factors remain constant, remain constant except its own price। खुद के प्राइस को छोड़कर सारी चीज क्या माननी है? कांस्टेंट। कल हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए थे तो वहां पढ़ा होगा, ऑन प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर पढ़े जितने भी हमने बेटा, कौन कौन से फैक्टर पढ़े? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरा प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे के सारे बेटा, ये सारे के सारे क्या मानने बेटा? ऑल ऑफ these are factor except on price remain constant, remain constant। यानी डिमांड में जो भी चेंज आया हो किसकी वजह से आया हो? ऑन प्राइस की वजह से आया हो, सॉरी सप्लाई में जो भी चेंज आया हो किसकी वजह से आया हो? ऑन प्राइस की वजह से आया हो, किसी और फैक्टर की वजह से ना आया हो, किसी और फैक्टर की वजह से ना आया हो। लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, इसकी भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहती है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सेप्शन क्या कहती है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी। मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तब तक यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं बेटा। या कॉपी भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, फिर एक्सेप्शन की चर्चा करेंगे बेटा। बताए बेटा। सर बेहद आसान है, मैंने तो पहले ही बोला था बेटा, मैंने पहले ही बोला था कि अगर जिसको डिमांड आता है सप्लाई में कोई भी दिक्कत उसको नहीं होने वाली, जिसको डिमांड आता है सप्लाई में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक्सेप्शन बढ़ानी थी। एक्सेप्शन का मतलब होता है जहां लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाएगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी एक्सेप्शन जो पापा की बात नहीं मानते, वहां कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप।
लेकिन कुछ लोग हैं जो पापा की बात नहीं मान रहे। याद करो डिमांड में भी कुछ एक्सेप्शन थी जो सब बात नहीं मानते थे। यहां भी हमें कुछ बात करनी है। डायग्राम देखिएगा कैसा बनेगा। डायग्राम देखिएगा बेटा, नीचे मैंने क्वांटिटी बना दी यूनिट्स में, यहां मैंने प्राइस ले लिया रुपीज में, यहां मैंने प्राइस ले लिया रुपीज में। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई घट रही है बेटा Q1, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है बेटा P2 Q2। ये बेटा सप्लाई बन गया। बताओ किसकी तरह बन गया कर्व इसका? किसकी तरह सप्लाई कर्व बन गया बेटा? ये सप्लाई कर्व किसकी तरह बना है? ये सप्लाई कर्व किसकी तरह बना है बेटा? जल्दी बताओ। ये किसकी तरह बना बेटा? सप्लाई कर्व बना है। एक्सेप्शन में किसकी तरह बना है डायग्राम? डिमांड की तरह। और याद करो जो डिमांड की एक्सेप्शन हुआ करती थी वहां डायग्राम किसकी तरह बनता था? जो डिमांड की एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी वहां डिमांड कर्व किसकी तरह, सॉरी डिमांड कर्व किसकी तरह बनता था? सप्लाई की तरह बनता था। वहां पर डिमांड में सप्लाई की तरह एक्सेप्शन में बनता था, यहाँ की एक्सेप्शन में डिमांड की तरह बन रहा है सप्लाई कर्व। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पहला एग्जांपल बेटा, पहला एग्जांपल है एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट। अब मुझे बताओ बेटा, एक चीज बताना, सबसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का जवाब देना। एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है? जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किसके लिए डिपेंड करता है या किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? जल्दी से बताइए। आज मुझे बेटा मिट्टी, सृष्टि वगैरह, सृष्टि आई है, सृष्टि, संकेत, कार्मिक, कार्तिक, कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। नव्या भी नहीं आई है। बताओ बेटा एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर किसके ऊपर बेटा? फार्मर तो करता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है बेटा मौसम पर। अब मुझे बताना, अगर मौसम खराब है, मौसम खराब हुआ तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो कम होगा या ज्यादा होगा? वेरी गुड, रेनफॉल। अब बताओ मौसम खराब हुआ तो फसलें खराब हो जाएंगी, फसल खराब हो गई तो क्या सप्लाई हो पाएगी? सप्लाई नहीं हो पाएगी, लेकिन दाम तो बढ़ जाएंगे। जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है उसके दाम बढ़ जाते हैं, और दाम बढ़ने के बाद भी हम सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ था। ठीक। दूसरा, सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल डिस्टिंक्शंस। सोशल डिस्टिंक्शंस का मतलब देखिए, डिस्टिंक्शन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, DISTIN, डिस्टिंक्शन, या सोशल वेलफेयर लिख लो, यहां पर सोशल वेलफेयर लिख लो। अगर आपको किसी की समाज सेवा करनी है, अगर करनी है, मन बना लिया आपने समाज सेवा करने का, क्या आप ये देखोगे प्राइस ज्यादा है कम है? आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लिया, अनाथालय खोल लिया, एक बेटा बुजुर्गों के लिए धर्मशाला खोल ली, समाज सेवा करने के लिए खोल ली, क्या आप ये चीज देखोगे कि प्राइस ज्यादा है कम है? आप लोगों को एडमिशन दोगे या उनकी सर्विस दोगे नहीं दोगे? सब देना पड़ेगा, प्राइस वगैरह नहीं देखा जाए। तीसरा बेटा पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अब बेटा एक एग्जांपल के तौर पर सुमित ने बेटा बर्फ की दुकान खोली, जो बर्फ होता है ना, आइस क्यूब्स की दुकान खोली, धूप में तपतपाती धूप में लेकर बैठ गए अपने बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पीस आइस क्यूब्स के लेकर बैठ गए। इन्होंने चैप्टर पढ़ा था सप्लाई, सर ने पढ़ाया है जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई करूंगा, जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई करूंगा। बैठ गए बेटा सुमित जी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई करूंगा। बेटा शाम तक आते आते प्राइस नहीं बढ़ा और बर्फ धीरे 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 क्या होने लगी? पिघलने लगी।
तो ध्यान रखिए, कभी कभी पेरिशेबल जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, कम दाम पर भी उनकी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ जाती है। कभी कभी जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, कम दामों पर भी उनकी सप्लाई करनी पड़ जाती है, क्योंकि इनका पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। तो दिक्कत, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे डिमांड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहां सबसे पहले लॉ, उसने पूछा कि लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल क्यों होता है, क्यों ऑपरेट होता है, ज्यादा प्राइस होने के बाद ही लोग बाग सप्लाई क्यों करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई डिफाइन करके आ जाएंगे आप। पहला पॉइंट, लेवल ऑफ प्रॉफिट, लेवल ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, अगर बेटा प्रॉफिट ज्यादा है, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सप्लाई क्या होगी, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सप्लाई क्या करोगे, ज्यादा करोगे। और अगर बेटा प्रॉफिट कम है तो सप्लाई क्या करोगे, कम करोगे। सेम विथ एंट्री एंड एग्जिट। सेकंड, एंट्री एंड एग्जिट। अगर बेटा एंट्री इजी है, एंट्री और एग्जिट, बाजार में जाना और आना ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और डिफिकल्ट है तो कम हो जाएगी। इस पर स्टार बना लीजिएगा बेटा, इस वाले पॉइंट पर, सेकंड वाले पॉइंट पर स्टार बना लीजिए। इसे समझाऊंगा जब आप मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर बाजार में ज्यादा लोग आ जाते हैं तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, कम लोग आते हैं तो सप्लाई कम होगी। यानी मार्केट में घुसना, ऐसे मार्केट जहां जाना मुश्किल है वहां सप्लाई कम होगी, और ऐसा मार्केट जहां जाना आसान है वहां सप्लाई ज्यादा होगी। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, अपनी सेल बढ़ानी है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, और अपनी सेल कम रखनी है तो बेटा सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम। ये डब्बे बने होंगे आपके, ये डब्बे बना लीजिए बेटा, पेज नंबर 7.8 पर, 7.8 पर ये डब्बे बना लीजिए। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, प्रॉफिट कम तो सप्लाई कम। मार्केट में जाना आसान है तो सप्लाई ज्यादा है, मार्केट से निकलना या जाना डिफिकल्ट है तो सप्लाई कम। अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, अपने खातों में अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर अपनी सेल कम रखना चाहते हैं तो भैया माल भी कम बेचना पड़ेगा, अपना स्टॉक भी कम ज्यादा बचेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए पेज नंबर 7.8 पर। ये बेटा पेज 7.8 पर 3 डब्बे पड़े होंगे वहां पर, उन डब्बों पे ये डब्बे बना लीजिए, ये वाले डब्बे। तीस सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी करिए बेटा। उसके बाद लास्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, इस चैप्टर की। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जिन बच्चों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा है और वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करना चाहते हैं तो याद करिए, प्राइस इलास्टिसिटी के करने से डिमांड भी हो जाएगी, या डिमांड किया हुआ तो सप्लाई अपने आप समझ में आ जाएगा। जल्दी बेटा डन लिखकर बताइए किस किसका हो गया है। लॉ ऑफ सप्लाई था बेटा, कुछ इसी प्रकार हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था।
नहीं बेटा कंप्लीट नहीं हो, अभी एक टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा अभी। चलिए बेटा अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, दो कॉन्सेप्ट पढ़ने, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, और दूसरा कॉन्सेप्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट का दूसरा नाम होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और शिफ्ट का दूसरा नाम होता है चेंज इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, ये क्यों होता है बेटा देखिएगा, ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से। अदर फैक्टर्स, यानी प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स है रिमेन कांस्टेंट। प्राइस को छोड़कर सारे फैक्टर कांस्टेंट मानने हैं। और ऐसा हमने कहां पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा, यानी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल। बट जो शिफ्ट इन सप्लाई होता है, जो शिफ्ट इन सप्लाई होता है वो क्यों होता है बेटा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये होता ही अदर फैक्टर्स की वजह से है। यानी यहां पर जो ऑन प्राइस होता है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। सर ये तो पढ़ा लिखा सा लग रहा, पढ़ा हुआ हमने बेटा। जब ऑन प्राइस कांस्टेंट अदर फैक्टर की वजह से चेंज होता है तो लॉ ऑफ सप्लाई नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, बिल्कुल सप्लाई सॉरी डिमांड की तरह है। इसके दो पार्ट, एक्सटेंशन या से एक्सपेंशन भी कहते हैं, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर भी दो पार्ट, increase and another one is decrease। ठीक, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना। मुझे राजा बेटा ये बताओ, देखो मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मुझे बताना बेटा, जब 1 रुपए प्राइस था तो 1 क्वांटिटी थी, जब 5 रुपए हुआ तो 5 क्वांटिटी हो गई। क्या किया बेटा यहां पर हमने, यहां पर क्या हुआ है मुझे बताओ। अरे 1 रुपए था तो 1 यूनिट, 5 रुपए होता 5 यूनिट। क्या किया मैंने यहां पर, हुआ क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, एक्सटेंशन का मतलब सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी कैसे ये बता दो, किन फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ी है, बताओ बेटा। यहां क्या देखता हुआ मिला आपको, क्या हुआ है यहां पर, इस शेड्यूल से आपको क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ बता, फटाफट बताइए। प्राइस बढ़ रहा है, वेरी गुड।
प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड महेश्वरी जी। सेम चीज मैं यहां पर ले रहा हूं बेटा, पी एक्स क्यू एक्स। प्राइस मान लो 5 रुपए था 5 यूनिट, 1 रुपए पर 1 यूनिट। बताओ बेटा बताओ यहां पर क्या हुआ, बताओ बेटा बताओ यहां पर क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सप्लाई घट गई, लेकिन क्या हुआ, व्हाट हैपन इन दिस शेड्यूल। बताइए बेटा, प्राइस डिक्रीज, यानी प्राइस घटा तो सप्लाई घट गई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। 10 रुपए प्राइस पर 20 यूनिट्स खरीद बेच रहे थे और 10 पर ही हम 30 बेच रहे थे। यहां पर क्या हुआ बेटा बताओ, यहां पर क्या हुआ, 10 पर ही 20 यूनिट बेच रहा था और 10 पर ही 30 बेच रहा था। क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्वांटिटी बढ़ गई, ऐसा क्या घटित हुआ यहां पर कि क्वांटिटी बढ़ गई है। मैं देख रहा हूं आज बच्चे बहुत कम आए बेटा, आज बच्चे बहुत कम आए हैं। बताओ बेटा ऐसा क्या हुआ कि क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तो क्या हुआ होगा ऐसा, ऐसा क्या घटित हुआ होगा यहां पर जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई लेकिन प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी यहां पर कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशन रही होगी, फेवरेबल कंडीशन जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, ड्यू टू फैक्टर्स, वेरी गुड। यहां प्राइस ले लिया मैंने, यहां क्वांटिटी ले ली। प्राइस बेटा 10 था 30 यूनिट खरीद रहे थे, प्राइस 10 था 20 यूनिट खरीद रहे थे। अब बताओ बेटा ऐसा क्या हुआ कि प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद भी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, ऐसा क्या घटित हुआ यहां पर कि प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी सप्लाई कम हो गई हमारी। क्या हुआ, यहां फेवरेबल था तो वहां पर क्या था, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, ठीक है, वेरी गुड। आगे नव्या जी कहां रह गए थे बेटा, आज रह कहां गए थे आज, यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत, इनके शेड्यूल बना देंगे आप। शेड्यूल बन जाएगा इनका, शेड्यूल तो बन गया, कर कर देखिए। नीचे बेटा मैंने क्वांटिटी ले लिया यूनिट्स में, यहां पर मैं प्राइस ले रहा हूं रुपीज में, 1 रुपए पर 1, 5 रुपए पर 5, ये मेरी सप्लाई बन गई। ठीक, ओके। 5 पर 5 है, 1 पर 1 है, ये मेरी सप्लाई बन गई। अब मुझे बताओ बेटा दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों सेम बन गए हैं, दोनों सेम कर बन गए हैं, दोनों में क्या अंतर है बताओ जल्दी से, दोनों में क्या अंतर है बेटा, कोई बच्चा बताएगा दोनों में क्या अंतर है, अंतर बता दो बेटा, दोनों कर में क्या अंतर है।
जल्दी बताइए। अपवर्ड और डाउनवर्ड का रिस्पेक्टिवली। ठीक, यहां देखिए बेटा, यहां प्राइस बढ़ रहा है तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट? अपवर्ड। यहां देखिए प्राइस घट रहा है तो कौन सा मूवमेंट होगा? ये डाउनवर्ड। ठीक, ये अपवर्ड मूवमेंट, ये डाउनवर्ड मूवमेंट। अब यहां के कर देखिएगा बेटा, यहां के ही बना लीजिए। यहां देखिएगा नीचे क्वांटिटी है बेटा, ठीक है। 10 रुपए पर कितना है? मार्कर चेंज कर लेता हूं। 10 रुपए पर 20, ये सप्लाई कर बन गया। 10 पर ही कितना है? 30, ये S1 बन गया फॉरवर्ड से। यहां पर कौन सा शिफ्ट हो गया बेटा? फॉरवर्ड से। 10 पर 30 और 10 पर 20, ये क्या हो गया? बैकवर्ड से। ये फॉरवर्ड से, वो बैकवर्ड से लिख सकते हैं बेटा। फॉरवर्ड और ये हुआ बैकवर्ड। फॉरवर्ड की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? राइटवर्ड। और यहां क्या लिख सकते हैं बैकवर्ड की जगह? लेफ्टवर्ड। ठीक है, मूवमेंट है वो, शिफ्ट है, ये अपर डाउनवर्ड मूवमेंट है। यहां मूवमेंट की बात हो रही थी ना, तो ये अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां शिफ्ट की बात हो रही है तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट, वो बैकवर्ड शिफ्ट। जल्दी से बनाइए बेटा, जल्दी से बनाइए। और इसके बाद बेटा डिस्टिंग्विश दे रखे हैं। आज जिनके पास नोट्स है, नोट्स से आप देखिएगा लास्ट पेज पर डिस्टिंग्विश गिवन है। किसके बीच में? एक्सटेंशन और इंक्रीज के बीच में। एक्सटेंशन और इंक्रीज के बीच में यहां भी बेटा बढ़ना है सप्लाई का, यहां भी सप्लाई का बढ़ना, बट ये प्राइस के बढ़ने से बढ़ रही है, ये फेवरेबल कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पर फिर कर बना देंगे। कर के लिए जगह छोड़ी है बेटा, लास्ट वाले पेज में भी छोड़ी हुई है, वैसे भी छोड़ी हुई है, और डिस्टिंग्विश जो दे रखे हैं उनमें भी। तो एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिस्टिंग्विश है, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सप्लाई का घटना, डिक्रीज का मतलब सप्लाई का घटना, बट ये ड्यू टू फॉल इन ऑन प्राइस एंड ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर है यहां तक? कॉपी करिए बेटा, मैं आपको पूरी 30 सेकंड दे रहा हूं, पूरी 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं। डन। चलिए, आज बहुत कम बच्चे थे, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल बिल्कुल नया ताजा तरीन चैप्टर पढ़ेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन का है, 2 से 3 दिन का टॉपिक है, उसको भी निपटाएंगे। फिर हमारे माइक्रो में लगभग हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग 9 चैप्टर्स हो जाएंगे।
जो मैंने बिल्कुल आपकी लाइव क्लास ली है। बाय बाय, टेक केयर, कल मुलाकात करते हैं बेटा।